हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर्स शो का एपिसोड नंबर 57, जिसमें हम लास्ट वीक के मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा बोलता हूं दी करंट अफेयर्स शो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी एपिसोड कभी भी मिस मत करिएगा। आज के एपिसोड का भी पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज के एपिसोड शुरू करते हैं। तो भाई, आज के एपिसोड का फर्स्ट करंट इवेंट अगर हम डिस्कस करें डिटेल से तो आपके सामने है दक्षिणी अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। फाइनली इसके बारे में आपको भी पता चल ही चुका होगा, क्योंकि 2 दिन से न्यूज चैनल्स के ऊपर यही चल रहा है कि दुनिया भर के अंदर दोबारा से कोरोना का विस्फोट हो सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर कोरोना के एक नए वेरिएंट की पहचान हो चुकी है और जिसको WHO ने ऑफिशियली नाम दिया है ओमिक्रॉन। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए कोरोना के नए वेरिएंट का नाम क्या है, तो याद रखिएगा ओमिक्रॉन इसको नाम दिया गया है। साथ ही B11529 भी इसी को WHO ने कहा है। और जो डेल्टा वेरिएंट आया था ना, उससे ये कई गुना खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट था उसके लगभग 15 वेरिएंट्स थे डिफरेंट, और ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसके अंदर लगभग 30 से ज्यादा डिफरेंट वेरिएंट बताए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो वैक्सीन है, जिन लोगों ने 2 डोज ले रखी है वैक्सीन की, वो भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं इस वायरस से। और बहुत सारी कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट को भी बैन कर दिया है, क्योंकि फिलहाल काफी सिचुएशन गंभीर हो रही है। दुनिया भर के अंदर लगभग 100 से ज्यादा अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस आ चुके हैं। किन किन कंट्रीज में फिलहाल है? साउथ अफ्रीका में इसका पहला मामला मिला था, और साउथ अफ्रीका के आसपास जितने भी कंट्रीज है उसमें इसके केसेस नजर आने लग गए हैं। जैसे कि बेल्जियम में इसके केसेस आ चुके हैं, साउथ अफ्रीका में तो है, साथ ही बोत्सवाना में है, हांगकांग, ब्रिटेन में इसका केस डिटेक्ट हो चुके हैं, इजराइल के अंदर और भी लगभग 9 डिफरेंट कंट्रीज में इसके केसेस आ चुके हैं। तो भाई फैलने लग गया दोबारा से, पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा ओमिक्रॉन इसका नाम है। और डेल्टा वेरिएंट से काफी खतरनाक है, क्योंकि इजराइल के अंदर जो केस आए हैं ना, तो उन्होंने फाइजर वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी थी, फिर भी वो इन्फेक्टेड हो गए थे। क्लियर है? बात करते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के बारे में। हाल ही में रेलवे ने भारत गौरव योजना का नाम याद रखिएगा, नामक एक नई योजना शुरू की है। सबसे पहले समझते हैं कि जो रेलवे ने भारत गौरव योजना शुरू की है, ये योजना है क्या। इस योजना के तहत इंडियन रेलवे अब ट्रेन को किराए पे देगा। ठीक है, इस योजना के तहत अब ट्रेन भी किराए पे मिलने लगेगी, यानी कि जो प्राइवेट टूर एंड ट्रेवल्स की कंपनी है, एजेंसीज हैं, रेलवे उनको ट्रेन लीज पर देगा, किराए पर देगा, और जो वो टूरिस्ट एजेंसी है वो उनको रेलवे के किसी भी सर्किट पर चला सकती है, टूरिस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्राइवेट। ठीक है, ये किया गया है ताकि जो भारत की संस्कृति है, पर्यटन स्थल है, उनको बढ़ावा दिया जा सके। क्लियर है? इसके लिए रेलवे ने लगभग 3033 ICF कोच रखे हैं, जो कि लगभग 150 ट्रेनों के बराबर हैं। और जो ट्रेन लीज पर दी जाएगी, यानी कि एक तरीके से किराए पे दी जाएगी, उनको नाम दिया जाएगा भारत गौरव ट्रेन। ठीक है, समझ गए क्या है भारत गौरव योजना? समझ गए किसने शुरू की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत गौरव योजना किसने शुरू किया है। तो भारतीय रेलवे ने इस योजना को शुरू किया, और रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। याद रहेगा, इंपोर्टेंट है बहुत। लगभग 150 ट्रेनें के आसपास बनाई जाएंगी फिलहाल। नेक्स्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट है, सभी इंपोर्टेंट है वैसे तो। गौतम अडानी बने एशिया के सबसे अमीर शख्स, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा। अभी तक सब लोग को पता था कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है, और एशिया की भी सबसे अमीर मुकेश अंबानी है, और दुनिया के अंदर 10वें और 11वें नंबर पर मुकेश अंबानी आते थे। लेकिन फाइनली हाल ही की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी किया है, ब्लूमबर्ग के बारे में आप जानते हैं, जो कि रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट जारी करते हैं, साथ ही फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि बड़े दानवीरों की लिस्ट भी जारी करते हैं। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये आया है कि जो गौतम अडानी है वो फिलहाल एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, और उन्होंने मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि हाल ही के
पिछले कुछ महीनों में देखा गया जो गौतम अडानी की नेटवर्थ है उसमें जबरदस्त उछाल देखा गया, जबरदस्त बढ़ावा आया है, और जो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है क्योंकि सऊदी अरब के साथ कुछ डील वगैरह कैंसिल हुई थी जिसकी वजह से मुकेश अंबानी की नेटवर्थ थोड़ी सी नीचे चली गई है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इस लिस्ट में कौन कितने नंबर पर है। मैं आपको पूरी एशिया की लिस्ट दिखाता हूं। ये देखिए पूरी लिस्ट है एशिया की जिसमें गौतम अडानी टॉप पर पहुंच गए। अगर क्वेश्चन बने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एशिया की सबसे रिचेस्ट पर्सन फिलहाल कौन है, तो आंसर आप गौतम अडानी लगाकर आओगे, ना कि मुकेश अंबानी। इनकी जो नेटवर्थ है फिलहाल वो लगभग 90.5 बिलियन डॉलर्स इनकी नेटवर्थ है। साथ ही एज इनकी 58 है जो कि अडानी ग्रुप्स के मालिक हैं। क्लियर है, चेयरमैन है, इंडिया से बिलोंग करते हैं। सेकंड नंबर पर मुकेश अंबानी फिलहाल पहुंच गए जिनकी नेटवर्थ फिलहाल है 85.9 बिलियन डॉलर्स, एज इनकी 63 है, इंडियन है, ये भी इंडिया रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है। तीसरे नंबर पर जो है वो जोंग सांसान है जो कि एक टाइम पर पिछले साल ये इससे कि सबसे अमीर आदमी बन गए थे, लेकिन फिर मुकेश अंबानी ने इनको पछाड़ दिया था। तो ये जो तीन है ना, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, जोंग सांसान, इनके बीच में टक्कर रहती है कि कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे आ रहा है। तो इनकी जो नेटवर्थ है 69.8 बिलियन है। ठीक है, तो बाकी और भी कुछ है। जैकमा नंबर 6 पर आते हैं जो कि अलीबाबा के मालिक हैं। ठीक है, 48.4 बिलियन उनकी नेटवर्थ है। समझ गए, सर्च करके देख लीजिएगा, विकिपीडिया की लिस्ट है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट है इंडियन नेवी की बड़ी ताकत, नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस वेला। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, अभी शायद जीडी के एग्जाम चल रहा है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि आईएनएस विशाखापट्टनम क्या है, और हाल ही में उसका उद्घाटन हुआ है, यानी कि जलावरण हुआ है, उसको लॉन्च किया गया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा उसका जलावरण किया गया। तो काफी सारे स्टूडेंट ने, किसी ने सिर्फ बोला इंडियन नेवी का, किसी ने कुछ लगा के आगे, लेकिन वो भी एक सबमरीन थी। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में बने कि आईएनएस वेला है क्या, तो ये एक सबमरीन है जो कि इंडियन नेवी के पास है, इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो चुकी है। और जो टॉप 5 जबरदस्त सबमरीन है, सबसे पावरफुल सबमरीन है, ये उनमें से एक है। और इसके बाद इंडियन नेवी की जबरदस्त ताकत बढ़ने वाली है आईएनएस वेला। इसको बनाया कहां गया है, मंझगांव डोक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। क्लियर है, आईएनएस वेला 75 मीटर लंबी है, यानी कि 75 मीटर इसकी लंबाई है। इसका वजन लगभग 1615 टन है। इसमें 35 नौसैनिक और 8 ऑफिसर रह सकते हैं, यानी कि 35 जो नौसैनिक होते हैं और 8 ऑफिसर इसके अंदर रहेंगे। और ये समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर यानी कि 20 नॉटिकल मील की रफ्तार से चल सकती है। ये एक बार 1020 किलोमीटर यानी कि 550 नॉटिकल मील की दूरी समुद्र के अंदर तय कर सकती है। और एक बार अपने बेस से निकलने के बाद 50 दिन तक समुद्र में रह सकती है, यानी कि पानी के अंदर लगभग 50 दिन तक ये रह सकती है। इतनी कैपेसिटी इसके अंदर है। तो काफी पावरफुल सबमरीन है। नाम क्या है इसका, आईएनएस वेला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 2 दिन पहले 26 नवंबर गया है, तो 2 दिनों की याद की गई 26 नवंबर को। एक तो 26 नवंबर 1949 को, सभी को पता है, भारत का संविधान ऑफिशियली भारत की संविधान सभा ने अपनाया था। ठीक है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949, इसीलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है, नागरिक को जो कर्तव्य है, उनको याद दिलाने के लिए हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। और एक और चीज हुई थी 26 नवंबर को, 26 नवंबर 2000 क्या हुआ था, मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था। ठीक है, तो एक दुखद घटना थी, तो ये चीज भी याद की जाती है 26 नवंबर को ही। नेक्स्ट है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को मिला वीर चक्र। इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ही ज्यादा, आपको पता भी होगा अभिनंदन जी के बारे में, शायद बताने की कोई जरूरत नहीं होगी। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, उसके जवाब में एलओसी में घुसकर इंडिया ने एयर स्ट्राइक करी थी। और जो अभिनंदन ग्रुप कैप्टन थे, इन्होंने बालाकोटा में
एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान था F-16 को मार गिराया था। क्लियर है? वे हैं अभिनंदन, और इनको फाइनली अभी जो 23 नवंबर को दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा वीर चक्र दिया गया है। तो याद रखिएगा, वीर चक्र किनको मिला है? ग्रुप कैप्टन अभिनंदन जी को वीर चक्र से नवाजा गया है। याद रहेगा, गैलेंट्री अवार्ड। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक तरीके से नींव रखी और साथ ही भूमि पूजन किया, क्योंकि नोएडा के अंदर भारत का सबसे बड़ा, सबसे एडवांस, सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। फाइनली मोदी जी द्वारा इसका भूमि पूजन हो चुका है। यह क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और एक भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और दूसरा इसका जो भूमि पूजन और शिलान्यास क्या है, यानी कि नींव रखी है एक तरीके से, वो मोदी जी ने रखी है। और ये कहां पर बनने जा रहा है? नाम है इसका नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि उत्तर प्रदेश में जेवर में ये बनने जा रहा है। और इसके बाद भारत का इकलौता राज्य उत्तर प्रदेश होगा जिसमें 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। ठीक है, क्योंकि एक वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक लखनऊ में है, साथ ही अभी एक कुशीनगर में उसका उद्घाटन हुआ है मोदी जी द्वारा, और साथ ही एक अयोध्या में भी काफी टाइम से बनने लग रहा है, यानी कि काम उसके ऊपर चल रहा है। वो भी काफी बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रहने वाला है, जिसको पुरुषोत्तम श्री राम जी का नाम दिया गया है। और साथ ही ये 5वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा में होगा। और किसी स्टेट में इतने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, और सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी वाला ये रहेगा, यानी कि सबसे ज्यादा देशों में यहां से फ्लाइट जाएंगी। इसको 2-3 चरणों में पूरा किया जाएगा। फर्स्ट चरण में, यानी कि पहले स्टेप में, जो इसमें टोटल बजट लगा है 5,730 करोड़ रुपए का इसमें बजट लगाया गया। शुरुआत में इसमें 2 हवाई पट्टी रहने वाली है, लगभग 3-3 किलोमीटर की। उसके बाद आगे का काम शुरू किया जाएगा। इसको 2024 में शुरू किया जाएगा, यानी कि 24 तक ये बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर बनने जा रहा है, कहां पर इसका भूमि पूजन मोदी जी ने किया? उत्तर प्रदेश के जेवर में। जेवर जगह पड़ती है, उसका नाम है जेवर। और जो दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसी के नजदीक है, लगभग 50-60 किलोमीटर दूर पड़ता है उससे केवल। नेक्स्ट है, सरकार सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पेश करेगी। सभी लोगों को पता होगा, खूब न्यूज में छाया हुआ है कि इसके ऊपर एक जबरदस्त बैठक हुई थी। जो क्रिप्टो करेंसी है, ये रेगुलेट करने के लिए या फिर इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बैठक हुई थी। अब जैसे ही संसद का इसी हफ्ते से शुरू हो जाएगा एक नया सत्र, यानी कि एक नया सीजन शुरू हो रहा है, तो उसमें टोटल 26 कानून शायद पेश किए जाएंगे। उसमें से एक कानून यह भी है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। क्रिप्टो करेंसी के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, एक तरीके से डिजिटल करेंसी भी इसको हम कह सकते हैं। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू आजकल चल रही है, वो बिटकॉइन है, साथ ही एक एथरम भी है, साथ ही डोज कॉइन है, एक रिपल है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है। क्लियर है? तो इसके ऊपर कोई भी रेगुलेट इसको नहीं करता, किसी भी देश की सरकार इसको रेगुलेट नहीं करती, कुछ भी पता नहीं है। और इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जहां से सबसे ज्यादा इन्वेस्टर आते हैं। इंडिया से लगभग 10 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है। कितना बैठता है? 10 करोड़। और दूसरे नंबर पर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाला अमेरिका है, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है। पता नहीं कितना 75 लाख करोड़ रुपया इंडिया से ही इन्वेस्ट हुआ है क्रिप्टो करेंसी में। तो ये कहा जाता है कि यार पता नहीं ये पैसा किस चीज में इस्तेमाल हो रहा होगा, मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया जाता होगा, या फिर पता नहीं टेररिस्ट फंडिंग में कहां जा रहा होगा। तो इसे रेगुलेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसी के ऊपर बैठक हुई थी और फाइनली विधेयक संसद के अंदर पेश होने वाला है। और यह कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर एक नई डिजिटल करेंसी भी शुरू हो सकती है। इसके विपरीत क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा और वहीं पर इंडिया के अंदर एक नई डिजिटल करेंसी शुरू होगी।
ये कहा जा रहा है, हो सकती है, लेकिन इसको जो रेगुलेट करेगा वो आरबीआई करेगा। और ये जो डिजिटल करेंसी होगी, जो भारत की अर्थव्यवस्था में फिलहाल करेंसी चल रही है उसी में सर्कुलेट होगी, ठीक है, यानी कि उसको कैश के बदले भी एक्सचेंज किया जा सकता है, कैश की तरह उस डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल किया जा सकता है, कैश की जगह उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि एक पब्लिक करेंसी है। तो चलिए देखते हैं फाइनली होता क्या है। तो याद रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी बैन होने की बात चल रही है, विधेयक इसके ऊपर पेश किया जाएगा। अब नेक्स्ट है भाई, समाज सेवी संस्था प्रथम, एक एनजीओ है, समाज सेवी एनजीओ के बारे में आप जानते होंगे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका नाम है प्रथम, समाज सेवी संस्था एक प्रथम जिसका नाम है, ने जीता इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। सबसे पहले समझिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार होता क्या है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति या फिर उन संस्थाओं को दिया जाता है जो कि दूसरों की हेल्प करने में कोई महत्वपूर्ण कार्य करती है, या फिर समाज सेवा में आगे आती है, या फिर कुछ विकास का कार्य करती है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिखाते हैं। उन लोगों या फिर उन संस्थाओं को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। ये किसके थ्रू दिया जाता है? इंदिरा गांधी स्मारक न्यास द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस अवार्ड को देते हैं। तो फाइनली 2021 का जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है वो प्रथम जो एक एजुकेशन फाउंडेशन है, यानी कि एक एनजीओ है जो कि ऐसे बच्चे हैं भारत के अंदर या फिर दुनिया भर के अंदर जो कि थोड़े से हल्के तबके के हैं, यानी कि जिनको शिक्षा आसानी से नहीं मिल पाती, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने में ये प्रथम संस्थान हेल्प करती है। इसलिए इसको 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। ये जो प्रथम एनजीओ है, प्रथम नाम से जो एनजीओ है, समाज सेवी संस्था है, इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है। 1984 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। इसके जो फिलहाल के सीईओ हैं वो रुक्मणी बैनर्जी हैं, ठीक है, रुक्मणी बैनर्जी फिलहाल इसको रेगुलेट कर रही है। समझ गए? इसमें दिया क्या जाता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में? इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में गारंटीली बनेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन बन जाए कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किस राज्य ने लॉन्च की या फिर किस राज्य से ये योजना रिलेट कर दिया है, तो दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना काफी टाइम पहले शुरू की गई थी, जिसके तहत दिल्ली के जो बुजुर्ग लोग हैं वो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, उनको दिल्ली सरकार मुफ्त में रेल के थ्रू, ट्रेनों के थ्रू तीर्थ यात्रा स्थल पर भेजती है। वातानुकूलित यानी कि जो एसी बढ़िया मतलब कोच होते हैं ट्रेन के, और बाकी वहां पर जो होटल वगैरह होते हैं वो भी काफी बढ़िया मिलते हैं। तो इस योजना के अंदर अब अयोध्या तीर्थ स्थल को भी शामिल कर लिया गया है और 3 दिसंबर को पहली ट्रेन जाएगी, 1000 तीर्थ यात्री के साथ अयोध्या के लिए रवाना होगी। और लगभग अब तक 35,000 बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा करवा चुकी है। तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट है रेल मंत्री ने किया भारत गौरव ट्रेनों का ऐलान। अभी अभी सेकंड ही करंट इवेंट मैंने आपको बताया था कि रेलवे ने भारत गौरव योजना शुरू की है, जिसके तहत अब जो ट्रेन है वो भी प्राइवेट एजेंसीज को, जो टूर एंड ट्रेवल एजेंसीज है, उनको किराए पर मिला करेंगी। इसके तहत वो प्राइवेट टूर एंड ट्रेवल एजेंसी उन ट्रेनों को किसी भी सर्किट पर चला सकती है। भारत गौरव ट्रेन भारत की संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करने वाली थीम पर आधारित होगी, यानी कि भारत की जो संस्कृति है, साथ ही पर्यटन स्थल है, उनको बढ़ावा देने के लिए इस योजना या फिर भारत गौरव ट्रेनों को लॉन्च किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत गौरव योजना इस पूरे सिस्टम का नाम है, इस योजना का नाम है, जिसके तहत ट्रेनों को लीज पर दिया जाएगा और जो ट्रेनें लीज पर दी जाएंगी उनको नाम दिया गया भारत गौरव ट्रेन। और ये भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया जा रहा है और भारतीय रेलवे के मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड है
26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान देने वाली चीज है, नेशनल मिल्क डे की बात हो रही है, यानी कि भारत के अंदर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ना कि इंटरनेशनली। अब सवाल उठता है कि यह दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है। फ्रेंड, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे थे वर्गीज कुरियन। ठीक है, 26 नवंबर को इनकी जयंती होती है और इनकी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। 26 नवंबर 1921 को इनका जन्म हुआ था। अब ये थे कौन? आपने हिस्ट्री में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा श्वेत क्रांति के बारे में, जो कि 13 जनवरी 1970 में हुई थी। एक दूध से रिलेटेड योजना थी, जिसको इंग्लिश में ऑपरेशन फ्लड के नाम से आपने कहीं ना कहीं पर जरूर सुना होगा। यानी कि भारत के अंदर दूध की कमी की जो समस्या थी, उसको सुलझाने के लिए, दूध की कमी को खत्म करने के लिए यह योजना बनाई गई थी और उसके जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को। ठीक है, श्वेत क्रांति जो हुई थी उसके जनक है वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और 26 नवंबर को इनका जन्म दिवस होता है, इनकी जयंती है, इसलिए 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। और भारत के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि सबको पता है जो दूध है स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद होता है, तो उसका महत्व लोगों को बताने के लिए, उसकी महत्व लोगों को समझाने के लिए, इसलिए हर साल दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और मिलके कैसे भारत के अंदर से जो दूध की कमी है उसको खत्म किया जा सके, इसी चीज को लेकर भारत के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो इसीलिए 26 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रहेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपने इंजॉय किया होगा, प्रॉपर नोट्स वगैरह आपने मेंटेन किए होंगे। ये था आज का लास्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट। अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो लाइक करिएगा, दोस्त का शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर लीजिए, सोनू अहलावत के नाम से आपको मिल जाऊंगा। साथ ही टेलीग्राम के ऊपर आपको इस एपिसोड का हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।